शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि फूल आखिर होते क्या हैं? सिर्फ खूबसूरती, खुशबू या उससे कहीं ज्यादा? बहुत ज्यादा। हम उन्हें तोहफे में देते हैं, सजाते हैं, पर असल में वो एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों के सबसे फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक फूल के बनने से लेकर उसके अंदर नर और मादा किरदारों की तैयारी, उनके मिलने की रोमांचक प्रक्रिया और फिर एक नई पीढ़ी यानी बीज और फल के बनने तक की। और इसे समझने के लिए हम जरूरी बायोलॉजिकल टर्म्स को उनके अंग्रेजी रूप में ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ रहें। हाँ, लेकिन उन्हें सरल भाषा में खोलकर समझेंगे। हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को एक दिलचस्प कहानी बनाना है, न कि कोई टेक्स्ट बुक का चैप्टर। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ। एक फूल सिर्फ पंखुड़ियों का गुच्छा नहीं है, ये एक मॉडिफाइड शूट है, मतलब पौधे के तने का ही एक बदला हुआ खास रूप। एकदम सही। जब पौधा तय करता है कि अब फूल खिलाने का समय आ गया है, तो उसके तने की चोटी पर मौजूद सेल्स में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल बदलाव आते हैं। और वहीं से फूल बनने की कहानी शुरू होती है। हाँ, एक फूल के मुख्य रूप से 4 घेरे या वर्ल्स होते हैं। कैलिक्स यानी हरी पत्तियां, फिर कोरोला यानी रंगीन पंखुड़ियां जो कीड़ों को लुभाती हैं। बिल्कुल। और फिर आते हैं एंड्रोइसियम यानी नर भाग और गाइनोसियम यानी मादा भाग। तो हमारी कहानी का जो पहला किरदार है, द मेल पार्ट एंड्रीशियम, वो स्टेमन से बनता है। हाँ, और स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक पतला डंठल जैसा फिलामेंट और उसके ऊपर एंथर। ये एंथर ही असली एक्शन हीरो है है ना? बिल्कुल। एंथर को आप एक तरह की हाईटेक फैक्ट्री समझ सकते हैं, जहां लाखों की संख्या में मेल गैमेट्स को तैयार किया जाता है। लाखों की संख्या में? हाँ, एक टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है, मतलब उसमें 2 हिस्से होते हैं और हर लोब में 2 चेंबर होते हैं जिन्हें थीका कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा। और अगर हम एंथर का क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स। ये तीनों तो प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गई। सही। और सबसे अंदर की परत है टैपेटम। ये सबसे खास है। टैपेटम, हाँ, इसका जिक्र हमेशा खास तौर पर होता है। ये एक तरह से पर्सनल शेफ जैसा काम करता है क्या, डेवलपिंग पॉलन के लिए? एग्जैक्टली। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। टैपेटम ही वो पोषण देने वाली परत है। इसके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अक्सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, ताकि वो भरपूर खाना बना सकें। बिल्कुल। इसी टैपेटम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके सेल्स मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एकदम। और यही माइक्रोस्पोर्स आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हमें धूल के कणों जैसे लगते हैं, असल में इस कहानी के सूटर हैं जो एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। पर इनकी बनावट में ऐसा क्या खास है? इनकी बनावट ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पॉलन ग्रेन की 2 दीवारें होती हैं। अंदर की पतली परत इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है, लेकिन जो बाहरी परत है एक्सिन, वो कमाल की है। एक्सिन? ये स्पोरोपोलिनिन नाम के एक पदार्थ से बनी है। स्पोरोपोलिनिन, ये नाम सुनने में ही काफी मजबूत लग रहा है। ये सिर्फ मजबूत नहीं है, स्पोरोपोलिनिन आज तक का ज्ञात सबसे प्रतिरोधी, मतलब रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। सबसे प्रतिरोधी? हाँ, इस पर किसी भी तेज एसिड, एल्कलाई या किसी भी एंजाइम का असर नहीं होता। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए परागकण हजारों साल तक फॉसिल्स के रूप में सुरक्षित रह जाते हैं। बिल्कुल। ये पॉलन ग्रेन के लिए एक अभेद्य कवच की तरह है। एक मिनट, अगर ये कवच इतना मजबूत है तो फिर फर्टिलाइजेशन के वक्त पॉलन ट्यूब बाहर कैसे निकलती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी योद्धा ने ऐसा कवच पहन लिया हो जिसे वो उतार ही ना सके। हाँ, अच्छा सवाल है। इस कवच में कुछ कमजोरियां छोड़ी जाती हैं। एक साइन में कुछ जगहों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। ओके, तो ये एक तरह से कवच में बनी छोटी सी खिड़की है। सही, जहां से पॉलन ट्यूब बाहर निकल सकती है। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक बड़ा वेजिटेटिव सेल होता है जो खाने का सामान लेकर चलता है, और एक छोटा जेनरेटिव सेल। और ये जेनरेटिव सेल ही आगे चलकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. इन पॉलन ग्रेन्स की लाइफ कितनी होती है?
क्या ये हमेशा तैयार रहते हैं? नहीं, इनकी वायबिलिटी पौधे पर निर्भर करती है। चावल और गेहूं में ये सिर्फ 30 मिनट्स होती है। सिर्फ 30 मिनट्स? मतलब एक रेस चल रही है समय के खिलाफ। हाँ बिल्कुल। जबकि रोजेशी मतलब गुलाब परिवार और सोलेनेशी आलू टमाटर परिवार में ये महीनों तक वायबल रहते हैं। तो हमारा सूटर यानी पॉलन ग्रेन अपने कवच और खाने की पोटली के साथ तैयार है, लेकिन इस कहानी की नायिका यानी फीमेल गेमीट कहाँ और कैसे तैयार हो रही है? बिल्कुल। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, गाइनोशियम या पिस्टिल यानी फूल का मादा भाग, जिसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हाँ, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टाइल एक लंबा रास्ता और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा है ओवरी। ओवरी ही वो किला है जिसके अंदर राजकुमारी यानी ओव्यूल सुरक्षित है। ओव्यूल, इसकी बनावट भी काफी कॉम्प्लेक्स लगती है। ये किसी किले जैसा कैसे है? इसे ऐसे समझिए, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस नाम का टिश्यू होता है जो एक तरह से शाही रसोई है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है। एकदम। इस रसोई को 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स घेरे रहती हैं, जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये किले की दीवारें हैं। अच्छा, और ये दीवारें एक जगह पर एक छोटा सा रास्ता छोड़ देती हैं, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यही वो गुप्त दरवाजा है जहां से पॉलन ट्यूब अंदर आएगी। तो इस सुरक्षित किले के अंदर फीमेल गेमेट यानी एग सेल कैसे बनता है? न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइल वाले दरवाजे की तरफ एक खास सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी। ये मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना? हाँ, एक ट्विस्ट है। ज्यादातर पौधों में इन 4 में से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है। मतलब 4 में से सिर्फ एक। इसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एकदम सही। अब यही एक फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है। यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स मतलब पहले सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, सेल वॉल्स बाद में बनती हैं। बिल्कुल, पहले सिर्फ न्यूक्लियस की संख्या 8 तक पहुंचती है, फिर दीवारें बनती हैं। तो अंत में ये एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है? वो जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर वाली बात है, वो सुनने में हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, एक छोटी सी थैली में 7 कमरे हैं। माइक्रोपाइल वाले दरवाजे के पास 3 कमरों का एक ग्रुप है, एग अपैरेटस। इसमें बीच में है मुख्य एग सेल और अगल बगल 2 सहेलियां, सिनर्जिट्स, जो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं। सही। दूसरी छोर पर 3 और कमरे हैं, एंटीपोडल्स, और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ रहते हैं। तो हो गए 3 + 3 + 1 = 7 सेल्स। पर न्यूक्लियर हुए 3 + 3 + 2 = 8। बिल्कुल, ये है पौधे का मिनी मटर्निटी वार्ड जो फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब हमारे दोनों किरदार तैयार हैं, पॉलन ग्रेन अपने कवच में और एग सेल अपने किले में। इन्हें मिलाता कौन है? यही पॉलिनेशन का रोल आता है। हाँ, पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन्स की एंथर से स्टिग्मा तक की यात्रा। ये 3 तरह की हो सकती है। ऑटोगैमी, एक ही फूल के अंदर, सेल्फ लव जैसा कह सकते हैं। फिर गेटनोगैमी, एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच, और जिनोगैमी, 2 अलग अलग पौधों के बीच, जो असली क्रॉस पॉलिनेशन है। मैंने सुना है कुछ पौधे तो सेल्फ पॉलिनेशन को इतना सीरियसली लेते हैं कि वे खास तरह के फूल बनाते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वायोला और कोमेलिना जैसे पौधे 2 तरह के फूल बनाते हैं, चास्मियोगेमिस जो सामान्य फूलों की तरह खिलते हैं, और क्लाइस्टोगेमिस जो हमेशा बंद रहते हैं। ये तो एक तरह से अरेंज्ड मैरिज है जो होनी ही होनी है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर से किसी और पॉलन का आने का कोई चांस ही नहीं। इससे अश्योर्ड सीड सेट मिलता है। लेकिन जो फूल खिलते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट्स 2 तरह के होते हैं, एबायोटिक जैसे हवा और पानी, और बायोटिक यानी जानवर। सही। हवा से होने वाले पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहते हैं। लेकिन हवा से परागण करना तो बहुत इनएफिशिएंट लगता है। लाखों पॉलन ग्रेन्स बर्बाद हो जाते होंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये वेस्टफुल है। लेकिन एवोल्यूशन में ट्रेड ऑफ्स होते हैं। जिन पौधों के पास जानवरों को आकर्षित करने के लिए संसाधन नहीं है, उनके लिए हवा एक सस्ता मीडियम है। ओके, तो इसके लिए पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते होंगे। हल्के और नॉन स्टिकी, और स्टिग्मा बड़ा और पंखदार मतलब फेदरी होता है ताकि हवा में उड़ते पॉलन को आसानी से पकड़ सके। और बायोटिक एजेंट्स, खासकर कीड़े? कीड़े
यानी एंटोमोफिली ज्यादा एफिशिएंट है। ये एक तरह का बिजनेस डील है। फूल कीड़ों को नेक्टर और पॉलन के रूप में पेमेंट करते हैं और बदले में कीड़े उनके पॉलन को दूसरे फूलों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे फूल बड़े, रंगीन, सुगंधित और नेक्टर से भरपूर होते हैं। तो पॉलन ग्रेन किसी तरह स्टिग्मा तक पहुंच गया। क्या अब फर्टिलाइजेशन पक्का है? क्या हर पॉलन को किले में एंट्री मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक गेटकीपर है। पिस्टल में ये पहचानने की क्षमता होती है कि पॉलन सही स्पीशीज का है या नहीं। इसे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। एक तरह का केमिकल डायलॉग या पासवर्ड चेक। बहुत अच्छा कहा। अगर पोलन कंपैटिबल है तभी पिस्टल उसे एक्सेप्ट करता है और पोलन जर्मिनेट होता है और एक पोलन ट्यूब बनाता है जो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। सही। और अब आते हैं उस घटना पर जो एंजियोस्पर्म्स को सबसे अलग बनाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से लगता है कि यहाँ कुछ 2 बार हो रहा है। बेहतरीन सवाल। यहाँ कुछ और ही चक्कर है और ये प्रकृति की सबसे शानदार इन्वेंशंस में से एक है। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचकर 2 मेल गैमीट्स को छोड़ती है। 2 मेल गैमीट्स? जी। ओके। पहला मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूज होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सिंगैमी। इससे बनता है जाइगोट जो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी बच्चा बनेगा। और दूसरा मेल गैमीट? दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल में मौजूद 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इससे बनता है ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक गैमीट बच्चे को बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा गैमीट उस बच्चे के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रहा है। एंडोस्पर्म एक फूड रिच टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण देता है। वाओ, ये प्रक्रिया तो ब्रिलियंट है। मतलब एम्ब्रियो का विकास तभी हो जब उसके भोजन का प्रबंध हो चुका हो। एग्जैक्टली। बच्चे के साथ साथ उसके खाने का भी इंतजाम एक ही बार में हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 फ्यूजन इवेंट्स होते हैं, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर केले, ओवरी और उसके अंदर के कमरे ओव्यूल का क्या होता है? इस बड़ी घटना के बाद फूल के बाकी हिस्से जैसे पंखुड़ियां सूखकर झड़ जाते हैं। अब फोकस नई पीढ़ी पर है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल बन जाता है बीज यानी सीड। हाँ, और पूरी ओवरी फल यानी फ्रूट में तब्दील हो जाती है। ओवरी की दीवार फल की दीवार यानी पेरिकार्प बन जाती है। मैंने ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में भी सुना है। उनमें क्या अंतर है? जब फल सिर्फ ओवरी से बनता है तो वो ट्रू फ्रूट है, जैसे आम। लेकिन जब थैलेमस जैसे फूल के अन्य हिस्से भी फल बनाने में हिस्सा लेते हैं तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब में होता है। बिल्कुल। सेब का जो गूदेदार हिस्सा हम खाते हैं वो असल में फूला हुआ थैलेमस है। और ये बीज जो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है, इनकी दुनिया भी तो कमाल की है। बिल्कुल। इनकी वायबिलिटी यानी जिंदा रहने की क्षमता हैरान कर देने वाली है। आर्कटिक टंड्रा में लुपाइनस आर्कटिकस का एक बीज मिला जो 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद भी अंकुरित हो गया। 10,000 साल? कमाल है। हाँ, और हाल ही में डेड सी के पास 2000 साल पुराना खजूर का बीज मिला जो वायबल था और उससे पौधा उगाया गया। तो एक फूल से फल बनने तक का ये सफर वाकई प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। एक हाई स्टेक्स ड्रामा जिसमें सर्वाइवल, रोमांस और भविष्य की प्लानिंग सब कुछ शामिल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रकृति के पास नियमों के साथ साथ उनके अपवाद भी हैं। एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बन जाते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के? हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल है, पर है एसेक्सुअल। वहीं पॉलीएम्ब्रियोनी में एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, जैसा कि संतरे में देखा जाता है। तो आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। सोचिए, एपोमिक्सिस जैसी प्रक्रिया जो लैंगिक प्रजनन के प्राकृतिक नियम को तोड़ती है, हाइब्रिड बीज उद्योग के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कैसे प्रकृति का एक अपवाद कृषि के भविष्य और दुनिया की खाद्य सुरक्षा को आकार दे सकता है?